लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे एक बार आपको हम रूबरू करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम पिछली बार मिले थे तब दिल्ली के नतीजे आए थे, सरकार बनी नहीं थी, सरकार बनी भी और सरकार किन्हीं कारणों से सरकार में नहीं है। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आप खुद उम्मीदवार हैं। कहां पाते हैं इस एक साल के सफ़र को और खुद अपने सफ़र को कहां तक? मेरा सफ़र तो देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो अपने खुद के सफ़र की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन देश में एक नई क्रांति सी आ गई है, एक नई उम्मीद बन गई है कि बिना पैसे, बिना गुंडे, बिना नफ़रत की राजनीति भी लोग जीत सकते हैं। और जिस प्रकार की सरकार चली है दिल्ली में, उनको ये भी लगने लगा कि इस प्रकार भी चल सकती है। जो 49 डेज़ के अंदर जितना काम हुआ है दिल्ली में, शायद 5-5 साल में कोई सरकार ने नहीं किया है। करप्शन का लेवल वहाँ पे 20% के ऊपर आ गया था। बहुत कुछ हुआ है और हम जानते हैं, ये सारा पेपर में आया हुआ है। तो एक उम्मीद सी बन गई है देश के लोगों को कि क्या इस प्रकार का भी कोई पार्टी हो सकता है, क्या इस प्रकार की पॉलिटिक्स हो सकती है क्या। मुझे लगता है कि एक साल के पहले जो था और आज के समय में बहुत फ़र्क है। लोगों में बहुत उम्मीद बनी हुई है। ऐसा लगता है कि देश शायद बदल जाएगा। दो चीज़ें, एक आपने कही कि धन की राजनीति और दूसरी तरफ नफरत की राजनीति। पूरे देश भर में देखा जाए तो राजनीति, केंद्रीय पार्टियां जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती हैं, उनकी राजनीति कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों पर, एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ नफरत के नाम पर लोग न जाएं इसलिए तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है, दूसरी तरफ अथाह धन लुटाया जा रहा है। तो उसका मुकाबला करेंगे कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये लगता है कि ये वाली जो चुनाव है, ये ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है। यानी ये आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी या राष्ट्रवादी नहीं है। ये हमें मन को टटोल के देखना है कि किस चीज़ का है। ये बेईमानों और ईमानदार के बीच की लड़ाई है। आप देख रहे हो, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे जो सामने के कैंडिडेट है, क्या धन फेंका हुआ है। एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पे उनका फोटो और बैनर ना हो। मैंने अपने एडवर्टाइजिंग फ्रेंड से पूछा तो बोला 15 करोड़ रुपए के उसने लगाए हैं। सारी मीडिया को भी उन्होंने खरीद लिया है, हमें सारी पता चल रहा है, हमने कंप्लेन भी लिखी है। यानी इस प्रकार से जो सारी मीडिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मीडिया है जिसको उन्होंने पैसे से खरीद लिया है। एक वॉलंटियर जहाँ पे उनको 2-2, 3-3 लाख रुपये दे रहा है, इसके सामने लड़े तो कैसे लड़े। ये जो हम कह रहे हैं कि 100 माथे वाला राक्षस है, इतना धन, इतने सारे लोग हैं और सारे खरीदो खरीदो खरीदो, इसके सामने सच्चाई टिक पाएगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये चुनाव में हमें पता चलेगा कि ईमानदारी से क्या इस देश के अंदर लड़ाई हो सकती है कि नहीं। तो हम नहीं जानते हम जीत पाएंगे कि नहीं। लोगों के पास जाते हैं, लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं, बोले आम आदमी पार्टी देश को बदल सकती है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतने धन के सामने सब लोगों की ईमानदारी टिक पाएगी? लास्ट 2-3 दिन में जो पैसे बांटे जाएंगे, दारू बिरयानी सब बांटी जाएगी, उसमें कितना फर्क पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा इस चुनाव में। दो चीज़ें हैं, धन दौलत जहाँ चलती है, एक तो ये सार्वजनिक विज्ञापन हुए, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की जमात होती है। कार्यकर्ताओं के मामले में आपके साथ में कार्यकर्ता वो लोग आ रहे हैं जो या तो बदलाव चाहते हैं, नई पीढ़ी है, या फिर किसी अन्य दलों के नाराज़ लोग आ सकते हैं। उनके पास, हर दल के पास अपने अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज है, तो धन दौलत तो वहाँ बटेगी। आम जनता में तो धन दौलत बटने से रही या उन तक पहुँचने से रही, या वो आपको लगता है कि वो धन दौलत पर बिकेंगे? तो देखना पड़ेगा। मैं भी नया हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि इतने अगर बैनर्स लगे हैं पूरे, जहाँ आप देखो तो उसी का फोटो दिखता है हर बस के पीछे, तो उससे लोग कितने अफेक्ट होते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं। और लास्ट नाइट के अंदर बटता भी है, लेकिन कितना % बटता है ये सवाल है। तो ये एक मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी एक डिस्कवरी है कि क्या पॉलिटिक्स सच्चाई से कितना लड़ा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि इससे मैंने जो सोचा था, एक कल्पना की है कि सच्चाई से बात करो, ईमानदारी की बात करो, सही बात करो तो लोग अपने साथ जुड़ते हैं। जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये हमें देखना है, लेकिन आज तो हर जगह पे यही कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी चाहते हैं। अब लास्ट में देखते हैं क्या होगा। दूसरी जो बात है और जिससे हमें बहुत बड़ा तकलीफ है, वो है ये नफरत की राजनीति। जिस प्रकार से लोगों के मन के अंदर, दिल के अंदर धर्म के नाम से, जात के नाम से, भाषा के नाम से, प्रांत के नाम से लोगों को
अलग अलग करके उसकी एक वोट बैंक तैयार करके जो वोट कमाने की कोशिश है, इनको ये ऑफ़र करना, इनको ये ऑफ़र करना, इनसे ये ले लेना, उनके विरुद्ध नफरत करना, तो ये सारी जो बातें हैं, इसका तो हम तो ये प्यार मोहब्बत की राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली में तो ये प्यार मोहब्बत की राजनीति से काम तो बना है थोड़ा बहुत, महाराष्ट्र में बनेगा कि नहीं, लेकिन हम जहाँ पे जा रहे हैं, जितने समुदाय को मिल रहे हैं, सब ये कह रहे हैं आपकी बात सही है, हम भी कंटाल गए हैं, हम थक गए हैं, तंग आ चुके हैं इस तरह की राजनीति से, जिसमें भाई भाई को अलग किया जा रहा है, जिसमें ऐसे राइट्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है इस देश में, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परिवर्तन का लग रहा है। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली का कहते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो गुड़गांव था, गाजियाबाद था, जो एनसीआर के इलाके हैं, जाटों का, गुजरों का जहाँ प्रभाव था, कहते हैं मारवाड़ी समुदाय का जहाँ प्रभाव था, ऐसे लोग, और चूंकि वहाँ आंदोलन लगातार अरविंद करते रहे हैं, तो अरविंद के प्रभाव से चुनाव पर कुछ दूसरा इफेक्ट पड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा यह जा रहा है कि उस तरह का कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, सिर्फ संघर्ष से परिवर्तन की आस पर चुनाव जीता जा सकता है क्या? ये देखिए, दिल्ली की बात अलग है, और दिल्ली के आसपास के जो हरियाणा, पंजाब और एनसीआर रीजन वगैरह का बात यह था कि वहाँ पे इसकी जो हवा थी दिल्ली की, वो वहाँ तक स्पर्श कर दी। महाराष्ट्र थोड़ा दूर है, उसके चलते उतना स्पर्श नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र में एडवांटेज ये है कि महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य है भ्रष्टाचार में। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी एनसीपी है, एक से एक आइकॉन है यहाँ पे, भले वो छगन भुजबल हो या अजीत पवार हो या सबसे बड़ा आइकॉन शरद पवार हो, तो लोग तंग आ गए। लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार के सामने बाकी सब फीका पड़ जाता है, तो लोग चाहते हैं बदलाव आए। उस बदलाव की जो इच्छा है, इस बदलाव का जो अंदर से जो वो चाहते हैं कि बदलाव हो, वो बदलाव आम आदमी पार्टी की तरफ कितना चले जाएगा वो देखना है। बाकी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो एक अलग माहौल सा तो दिख रहा है। अंडर करंट है, कहीं ना कहीं ओवर करंट भी हो रहा है। अब वो चुनाव में कैसे उसको बदलाव होगा, ये इसको हमें देखना पड़ेगा। चुनाव के दिन तक आते आते बदलाव की राजनीति लोग चाहने वाले, एक ऑप्शन आया था कि इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन वो लोग थे जिनके लिए ये प्रस्ताव लाया गया, जो चाहते नहीं, जो हर तरह की राजनीति से परहेज करते हैं, लेकिन बूथ तक जाएंगे और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन चुनेंगे। क्या वो वोटर, उस वोटर को, क्योंकि नई दिशा के साथ, नए संदेश के साथ अगर आप लोग जाएंगे तो वो वोटर, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद वो नन ऑफ द अबव या कोई नहीं का कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे। बीजेपी निकल के कांग्रेस आता था, दोनों भ्रष्ट, दोनों कम्युनल, दोनों सांप्रदायिक। तीसरा जो अल्टरनेटिव आया है आम आदमी पार्टी, न भ्रष्टाचार है न सांप्रदायिकता है, सबको साथ मिलके मोहब्बत की राजनीति, तो जो उससे निषेध करते थे कि हमें इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहिए, उसको नन ऑफ द अबव बटन दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है ना। उसके एक पिछले चुनाव में जब बात हुई थी, लोकसभा के सभी चुनाव में, खासकर मुंबई के नतीजों को और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बड़ा फैक्टर रहा था जिसने वोट काटने का काम किया था। इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अब तक की जो सूचना मिल रही है, कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव में और उनके आश्वासनों पर ये चुनाव न लड़ें। तो क्या आम आदमी पार्टी वो जो गैप है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाली जगह फुलफिल करेगी वोट काटने की और इस तरह की राजनीति में? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी नफरत की राजनीति से बनी है। मराठी वर्सेस नॉन मराठी, महाराष्ट्रियन वर्सेस यूपी, बिहार, गुजरात, इस प्रकार की जो भाषा है, तो उनके वोटर हमें वोट तो नहीं करेंगे। जो उस टाइप के लोग हैं वो तो हमें नहीं वोट करेंगे। जो इस प्रकार की राजनीति से नफरत करते हैं, जिससे नहीं चाहते हैं, उसी टाइप के लोग, और ऐसे हजारों वोटर है, लाखों वोटर है जो चाहते हैं कुछ देश में बदलाव आए, परिवर्तन आए, ये लोग हमें वोट करेंगे। बाकी मन से इन एनी केस ये टाइम तो कुछ फैक्टर ही नहीं है। मन से कि हम यहाँ पे बैठते हैं और हमारे पास हजारों लोग जुड़ने को आते हैं, और जो जुड़ने आते हैं उससे हमें समझ में आता है कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। यानी एनसीपी और कांग्रेस तो समझ लो, हम अगर दरवाजा खोल दे तो सारे यहाँ आ जाए, मनसे के लोग भी आ जा रहे हैं। तो ये 3 पार्टी काफी पीछे है। बसपा सपा तो ये टाइम साफ ही हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये महाराष्ट्र में केजरीवाल का, योगेंद्र जी का, संजय जी का, ये कितना जादू चल पाएगा, और उसमें मयंक गांधी का क्या रोल होगा? मुझे लग रहा है कि मयंक गांधी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाते हैं।
बाकी देश में जो एग्जाम्पल सेट किया हुआ है वो तो हमारे नेता जो है वो तो केजरीवाल ही है। तो लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल ने जो किया ये यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कौन है, अंजलि दमानिया है, मयंक गांधी है और लोग हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक विकल्प, एक पर्याय हम दे रहे हैं देश के लिए कि सच्चाई की राजनीति, बस उसके ऊपर लोग जाते हैं, उसकी फिलॉसफी के ऊपर, उसकी सोच पे जा रहे हैं। लीडरशिप का अगर फेस देखना है तो केजरीवाल का देख लें, बाकी हम लोग सब उनको मदद करने बैठे हैं। कहते हैं कि एनजीओ चलाना एक बात होती है, एनजीओ की तर्ज पर राजनीतिक दल चलाना दूसरी बात होती है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एनजीओ वगैरह चलाते चलाते अनुभव तो हो ही गया था, पर ये राजनीतिक जरा बड़ी कठिन डगर है पनघट की। नहीं, जैसे हम एनजीओ भी चलाते थे तो सिर्फ अपोज नहीं करते थे, बहुत सारे कानून मैंने ड्राफ्ट भी किए हैं। कोई भी चीज़ को अपोज करने के पहले वो कानून को स्टडी करते थे, सॉल्यूशन लाते थे। तो गवर्नेंस के मुद्दे तो कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। अरे राबड़ी देवी अगर चला सकती है तो हम तो चला ही लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक अगर नीयत साफ है तो ये कोई इतनी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसे हम नहीं समझ सकते। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ गवर्नेंस का समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने बात की जो गवर्नमेंट में है, वो हमसे तो बहुत ही कम समझते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुष्टीकरण की बात होती है, जैसे बरेली शरीफ चले गए थे, अरविंद चले गए थे, आप यहाँ पर खुद आप और आपके साथी अलग अलग उलेमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके क्या संदेश चाहेंगे? क्या आप पर ये इल्ज़ाम नहीं लगेंगे कि वही चीज़ें कांग्रेस और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल करते हैं तो आप लोग भी कर रहे हैं? आप ना उस उलेमा जी को पूछिए कि हमने क्या उनसे कहा था। हमें ये पूछ रहे थे कि आप हमें क्या देंगे जिससे आप हमें, हम कहें हम कुछ भी नहीं देंगे। ये पूरा जो अपीसमेंट की पॉलिसी के विरुद्ध है। हम सब एक हैं, साथ में मिलकर इस देश को सुधारेंगे। बाकी आप कहें कि आप अलग हम अलग, हम आपको कुछ दें और आप हमसे मांगे, तो इस प्रकार की अपीसमेंट हम करते नहीं हैं। हम तो सबको मिले, जैन मुनि को भी मिले, हिंदू के साधुओं को भी मिले, मुसलमान उलेमाओं को मिले, मौलाना को मिले, कैथलिक प्रीस्ट को मिले, हम तो सबसे मिलेंगे। जिनसे मिल रहे हैं उनके क्या रिएक्शन है? क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। ये टाइम पहली बार हो रहा है। कल भी मेरी एक मीटिंग थी, अमन कमेटी से मीटिंग हुई। अमन कमेटी की मीटिंग में हमको एक जन ने ये कहा, बहुत अच्छी बात है, ये कहा आप पहले हमें बताएं कि आप हमें क्या देंगे, उसके बाद हम बताएंगे, हम आपको वोट करेंगे। वाला भैया यहाँ दुकान लेके नहीं बैठे हैं, हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, हमें कोई दलाल की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लोगों से बात करेंगे। जो आप समझते हो कि यस देश बदलना चाहिए तो आप हमारे साथ आएँ, हम साथ मिलकर इस देश को बदलेंगे। हम समझ रहे हैं कि कुछ तख्ते ऐसे हैं जैसे मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज़ हैं, इनको थोड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर ग्रोथ करनी चाहिए। और उसका सुरक्षितता का जो मामला है, इनसिक्योरिटी का मामला है, उसके ऊपर एक्शन करनी चाहिए। बाकी आप कहें कि आप हमें क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे, तो ये राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। मैं साहब समझ में ये आया होगा आपको कि ये इसी तरह के जब भी राजनीतिक दल के जो खांटी नेता हैं, जब ऐसे लोगों से मिलते रहे होंगे, धर्मगुरुओं से, एनजीओ से, जो राजनीति को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करते हैं, तो ज़रूर इस तरह के आश्वासन देते रहे होंगे। तो उम्मीदें आप लोगों से भी वही होंगी। नहीं है, वो तो हम साफ कह रहे हैं। आप हमारी एक दो मीटिंग में आइए और देखिए क्या हम कहते हैं। हम कह रहे कुछ भी हमारे ऊपर उम्मीद मत रखिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। यानी ये बांटते रहे होंगे, आश्वासनों की झड़ी लगाते रहे होंगे। वो लगाते होते हैं और हम कह रहे हैं, और ये बात सुन के लोग बोल रहे हैं कि आप पहले सच्चे इंसान हैं जो साफ बना करते हैं, कुछ नहीं देंगे। हम बोले हम कौन होते हैं आपको देने के लिए? आप साथ आ जाएं, पूरा देश साथ में बनाते हैं, जो जो मुद्दे उसको उठाते हैं। बाकी ये इस प्रकार का जो डोल्स देते हैं, आश्वासन देते हैं, झूठे वादे देते हैं, ये सबने 65 साल तक देख लिया। आप देखिए जो मुसलमान कौम के अंदर बात करते हैं, ये बात कहते हैं कि 65 साल तक हमको ये बेवकूफ़ बनाया गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, भीख हम नहीं चाहते, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में देश को बदलते हैं। मुझे लग रहा है ये जो मैसेज है ना, ये बहुत जबरदस्त मैसेज है। जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, 65 साल की राजनीति की बात, उसी परिवर्तन की बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं। नरेंद्र मोदी के परिवर्तन में और अरविंद केजरीवाल के परिवर्तन में क्या फर्क है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कथनी करने के अंदर भी फर्क है। कहीं ना कहीं जिस भाषा का, आप नरेंद्र मोदी जी को पूछिए कि आप 10-10 करोड़ की रैली करते हैं, आप खड़े होकर ये बता दें कि आप ब्लैक का पैसा लेते नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, आपकी पार्टी का एक भी रुपया स्विस बैंक में नहीं है, ये कह दीजिए, हम आपको मान लेंगे। अरे जो 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पैसे दे दे के लोगों को ले आते हैं, इतना खर्चा करते हैं, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो बात करते हैं ब्लैक के विरुद्ध, तो ये सारा झूठा है। जिस डेवलपमेंट की बात करें गुजरात में, गुजरात जाके आप देखिए, आपको समझ में आएगा
कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, उसकी लोगों गरीबों की वहाँ क्या हालत है। ये सब ड्रामाबाजी है, ये सब मार्केटिंग है, और लोग समझते हैं कि कुछ दिन तक हो सकता है वो लोग भी मान जाएंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो वो वाला जो है, वो वाला मॉडल तो हमें मंजूर नहीं है। हम तो सच्चाई और ईमानदारी के मॉडल के ऊपर काम करेंगे। देश भर में कहा जाए तो 2-3 पार्टियां कही जाती थी कि राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड कई हैं। राष्ट्रीय पार्टी के वोटों के और उनके सांसदों के आधार पर कई पार्टियों को मान्यता भी मिली हुई है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 पार्टियां कही जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियों को भी राष्ट्रीय मान्यता है, पर वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल पर कहीं ना कहीं सिमटी हुई नजर आती हैं। इस बीच केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बड़ा प्रभाव रहा। कहीं मुलायम चमके, कहीं मायावती चमके, कहीं जयललिता, करुणानिधि, ममता, चंद्रबाबू नायडू, हर तरफ एक क्षेत्रीयवाद का बढ़ावा मिला। बहुत ज़माने बाद एक फुलफिल करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, पर क्या उसकी अपनी सीमाएं नहीं है? पूरे देश भर में क्या अपने कैंडिडेट्स उतारने की स्थिति में है वो? नहीं, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। हम तो 1 साल पुरानी पार्टी हैं, इतनी हमारी शक्ति भी नहीं है कि पूरा देश हमने कवर भी किया है, लेकिन बहुत कुछ हो गया है और ये टाइम हम काफ़ी कैंडिडेट रखेंगे, और जहाँ भी रखेंगे बड़ी ताकत से रखेंगे। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी इसलिए आती है क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इस तरह की क्षेत्रीय पार्टी जगती है। तो अगर एक पार्टी, अगर हम जिस प्रकार की बात करते हैं आम आदमी पार्टी, और जिस प्रकार से कर सकते हैं, अगर हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करें तो मुझे लगता है कि ये लोग इसको ही प्रिफर करेंगे। तो परिवर्तन लाना और परिवर्तित पार्टी के रूप में लोगों के सामने जाना आप लोगों की प्राथमिकता होगी, पर जितने घाघ लोग हैं, जिस तरह की राजनीति लोग कर चुके हैं राजनीति में, और अपने आप को स्थापित भी कर चुके हैं, लगातार चुनाव जीत चुके हैं, कभी चुनाव हारना जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल रहा है। ऐसे में मयंक गांधी और मयंक गांधी की टीम, या अंजलि दमानिया और अंजलि दमानिया की टीम, या मीरा सान्याल की टीम कैसे अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेगी? देखिए, हमने लोगों के सामने एक पर्याय रखा है, अब लोगों को तय करना है उनको ये पर्याय चाहिए, उनको सच्चाई चाहिए या बेईमान चाहिए। और लोग काफ़ी तंग आ गए, आप भी घूमते होंगे, आपको भी पता होगा, लोग चाहते हैं कि पर्याय बदले। तो हम तो लोगों की इच्छा जो है इसके सामने अपने आप को रख रहे हैं कि आपकी अगर इच्छा है कि अच्छा आदमी आए, देश को परिवर्तन करे, कुछ बदले, सबको उठा के फेंक दें, जो भी दलाली कर रहे हैं, जो भी बेईमान है, उनको उठा के फेंके, एक ईमानदार सच्चे आदमी को लाएं, लोग वोट करेंगे। अगर उनको चाहिए तो वोट करेंगे, नहीं चाहे न वोट करें। हम कोई अपने आप को बेचने नहीं आए, हम कोई सत्ता की लालसा में नहीं आए, हम एक विकल्प देने आए, इस देश को विकल्प देने आए हैं। तो इस विकल्प की लड़ाई में सभी गुटों का, सभी धर्म का, सभी प्रांतवासियों का सहयोग मिल रहा है, ये आपको नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली में एक अलग चीज़ हुई, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं हुई, मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं की, दलित की पॉलिटिक्स नहीं थी, हिंदू की पॉलिटिक्स नहीं थी, अमीरों की पॉलिटिक्स नहीं थी, गरीबों की पॉलिटिक्स नहीं थी, जात की पॉलिटिक्स नहीं थी, और लोगों ने समर्थन दिया। तो आम आदमी पार्टी इसी प्रकार से, और वहाँ पे अगर आप वोट भी देखें ना तो सब टाइप के लोग वोट आए, कोई भी एक टाइप के वोट नहीं आए थे। और हम समझते हैं यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सारे समाज के लोग, और 65 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि धर्म की, नाच जात की, भाषा की, प्रांत की राजनीति को उठा के फेंक सकते हैं और राष्ट्र नेशनल पॉलिटिक्स हो सकती है। ऐसा हमें समझने लगता है कि ये टाइम पहली बार ऐसा हो सकता है। उम्मीद तो है, देखते हैं क्या होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। जब महाराष्ट्र में आते हैं तो इनके पास में कहने को राष्ट्रीय दल हो, लेकिन महाराष्ट्र में ही प्रभाव है एनसीपी का। तो एक एनसीपी का सपोर्ट और दूसरी तरफ शिवसेना का सपोर्ट। आम आदमी के पास इस तरह का क्या भूमिका है? हमारे पास सच्चाई का सपोर्ट है, इसके सिवा हमारे पास और कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। कोई भी पार्टी को देख के ये नहीं लगता कि इनके साथ काम किया जाए। वो कौन सा तबका है? जैसे यूथ को आकर्षित करने की जब बात यूथ की होती है तो कहा जाता है कि 65% इस देश का यूथ बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। यूथ को आकर्षित करने की बात राहुल गांधी करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं, केजरीवाल करते हैं। तो यूथ का, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया वगैरह में भी आप लोग काफ़ी लोगों को टक्कर दे रहे हैं, और जो नब्ज़ है आपने पकड़ी हुई है यूथ की, उसका झुकाव क्या पाया आपने? नहीं, झुकाव, यूथ तो टोटली बदलाव चाहता है। ये टाइम ऐसा हमने नहीं देखा, जहाँ भी जाओ, कॉलेजेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, सारे आके बस यही कहते हैं। मैं इतने सेमिनार में, इतने लेक्चर्स में, इतने यूथ कॉलेजेस में जाता हूँ,
यूथ तो ये कह रहे हैं बस ये टाइम तो हमको ये सब कचरा निकालना है, अब आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है उसके साथ चलना है। उनको देश की राजनीति, प्रांत की राजनीति, नफरत की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, इस तरह की राजनीति की जिस देश को आदत पड़ चुकी हो, और लोकसभा के चुनाव में आपको लगता है कि क्या इसी लोकसभा के चुनाव में वो सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये जो आदत पड़ चुकी है युवाओं को नहीं पड़ चुकी, युवा तो पहली बार या दूसरी बार वोट कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं ये स्थायी पॉलिटिक्स के साथ जाते हैं, लेकिन नए लोग हैं और पुराने में भी बहुत लोग हैं जो जिसके पास विकल्प नहीं था ना, हम पर्याय लेके आए हैं। मुझे लग रहा है इस टाइम की इलेक्शंस के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आप देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी हमें लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, कहते थे चिल्लर पार्टी है, तुच्छ पार्टी है, कोई भी नहीं, इनका डिपॉजिट नहीं बचेगा, और दिल्ली की जनता ने उनको सरप्राइज़ किया। हमें लगता है ये टाइम भी सरप्राइज़ हो, हम भी अच्छे खुश हैं, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। सारे ओपिनियन पोल्स कैसे बनाए जाए तो हम जान ही रहे हैं, अब तो किस प्रकार के पूरा मीडिया को के साथ काम किया जाता है ये भी हम जान रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों के ऊपर सब छोड़ दें, उनको क्या करना है वो करेंगे। तो जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस राजनीति से अगर आप हटकर करने जा रहे हैं, धन की कमी, जैसे धन से हमने बात शुरू की थी, धन की कमी नहीं आने देते वो जो स्थापित नेता है, आप लोग नए सिरे से कर रहे हैं, तो ये धन का प्रवाह आपके लिए भी तो ज़रूरी होगा, तो किस तरह से? देखिए, एक बजट बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। आपने पिछली बार एक अच्छी चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने जो चंदे आ रहे थे कुछ एक लेवल पर जाके आप लोगों ने रोक दिया था कि अब रुक जाएंगे। बिल्कुल, तो ये यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है, वो टारगेट है जिस दिन पैसे आ जाएंगे तो हम रोक देंगे। ये कोई पैसे आंदोलन करने के लिए पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ चुनाव के लिए मांग रहे हैं, और चुनाव के लिए एक बजट रखा है कि ये बजट तक अगर आ जाता है तो फिर उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। तो ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, हम तो देश के लिए काम, और जो भी रुपया आएगा ये सारा वाइट का पैसा, एक एक पाई टू पाई का हिसाब होगा। आप खुद भी घेरे में आ गए, लोग ग्रुप और ये ग्रुप आपके साथ में भी, यहाँ पर भी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने और कैंडिडेट्स ने शुरू किया था, तो वो चीज़ें कितनी मायने रखती हैं आपके लिए और किस तरह से जवाब दे पाएंगे? देखिए ना, मैं एक कंपनी के अंदर, लोग ग्रुप के अंदर नौकरी कर रहा था। कोई नौकरी करना तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। मैं अन्ना जी के मूवमेंट के साथ गया, अन्ना जी की बातें सुन के मैं इतना प्रभावित हुआ, और मैं था भी 2003 से मैं अन्ना जी के साथ काम करता था। अगर मैं भ्रष्ट होता तो मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन भी नहीं करता और स्टार्ट भी नहीं करता पूरे महाराष्ट्र में। तो एक तो बात ये रही। दूसरा, जो हमारे ऊपर कुछ आक्षेप किए थे, वो भी एक पेपर में आर्टिकल आया था, एक पेपर भी नहीं है उसके ऊपर। तो हमने कहा कि भाई हमारे ऊपर केस करिए ना, CID, CBI, पुलिस, कहीं तो जाइए, आपके पास पूरी सरकार है। तो किसी ने केस नहीं किया क्योंकि कुछ मुद्दा ही नहीं था। फिर हमने इंटरनल लोकपाल में हमें कहा, लोगों को हमने अपना लोकपाल बनाया क्योंकि लोग केस नहीं कर रहे थे। उसने देखा और बोला ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी भी हम कह रहे हैं जो भी आए इंटरनल लोकपाल, आप हमारे ऊपर केस करें। तो इस प्रकार का ये पॉलिटिक्स के अंदर एक गंदगी है कि जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध करें उसके ऊपर कीचड़ डालो, कुछ ना कुछ तो चिटक जाएगा। लेकिन मैं मिलता हूँ लाखों लोगों को, सब कहते हैं मयंक भाई हम आपको जानते हैं, ये सब गंदे लोगों की बात हम नहीं मानते। तो ये फेंकते रहेंगे। और मैं कहीं पे 2 साल 2.5 साल पहले मैंने कहीं नौकरी की थी, उसकी बात करें तो हाँ की थी नौकरी, कोई चोरी की थी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, आप आए और अपनी बातें रखी। ज़रूर फिर इस विषय पर आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मयंक गांधी, अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में। लेकिन एक बात चलते चलते जो उन्होंने कही कि 2 महीने आगामी दिनों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकले, बाहर निकले, जिस बयार में आप बहना चाहें, नतीजे जो भी आए आपको निकलना तो ज़रूर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फेस टू फेस में सैयद सलमान को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए नमस्कार।